है, कोई एहसान नहीं कर रहा। आजकल लोगों ने लीडर्स को बहुत सर पे चढ़ा दिया है, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। इस बार जब आप इलेक्शन पे वोटिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को सर पे मत चढ़ाइए, वो आपके लिए काम करने के लिए आ रहा है। डिसीजन सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को कहीं बढ़ाने के लिए आपका यूज़ करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा वादा है कि मैं कभी भी कोई भेदभाव होने नहीं दूंगी और जहाँ पर भी मेरे से कुछ भी जो भी एक्सपेक्ट किया जाता है करेंगे, चाहे मेरी पार्टी हो चाहे मेरी जनता हो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके रिपोर्टिंग टाइम। मैं आपका मेज़बान रुखसार खान। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा की सीनियर लीडर अदिति शर्मा जी, जो कि एक जम्मू कश्मीर की एक बुलंद आवाज़, सच और झूठ में अंतर रखती हैं। तो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। मैम, सबसे पहले तो स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच। मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपका कश्मीर का दौरा रहा, कश्मीर के लोगों का रुझान क्या रहा आपके लिए? देखिए, बहुत बहुत प्यारा ये पूरा सफ़र था जो मेरी जर्नी वहाँ पर थी और एक बहुत ही मतलब मैं कहूँगी कि बड़े प्यार से उन्होंने स्वागत किया और जैसे मतलब कोई किसी को चाहता है कि वो आए और हमारे बीच में आए और बात करे, जैसे कोई इंतज़ार में होता है, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि ये पूरा दौरा जो कश्मीर का रहा मेरा, उसमें मुझे ये लगा कि आज तक के जो वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, ऑल पार्टीज आर, किसी पार्टी की बात कर रही हूँ, कभी किसी ने लोगों तक पहुँचने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिवाय अपने वोट्स, वो बस ये जानते हैं कि चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने भी 1 लाख लोग हैं या 50,000 वोट हैं, लेकिन उनको जीतने के लिए सिर्फ 3-4 हज़ार लोग वो वोट चाहिए, या 3,000 में भी जीत जाते हैं, बस वहाँ तक वो टच करते हैं। उतने उनके कार्यकर्ता भी होते हैं, इससे ज़्यादा उनको लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई। और पता नहीं किस बात का डर है, जो मुझे तो कभी ऐसा कुछ लगा नहीं वहाँ पर। आज तक मैंने देखा नहीं कोई ओपन वहाँ पर कोई प्रोग्राम्स करते हैं। एक बंद कमरे में 10 लोगों को वो कहते हैं वो पब्लिक गैदरिंग। आपका ये दूसरा या तीसरा दौरा था, कहीं ना कहीं लोगों में अफवाह रहती है कि कश्मीर में ऐसे माहौल है, ऐसा वहाँ चलता है, लेकिन आप तो वहाँ खुद आंखों हाथ देख के आए, क्या कहना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल, ये आप सब लोगों ने देखा होगा। मैंने तो हर चीज़ इसीलिए कुछ कोई भी ऐसा फैब्रिकेटेड नहीं किया, कोई एडिटिंग नहीं की, सब कुछ लाइव था और सब कुछ लोगों ने देखा, सब कुछ दिल्ली ने देखा, हर किसी ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और मुझे लगता है कि उन लोगों के बीच में सिर्फ प्यार है, सिर्फ मोहब्बत है और जो एक्सपेक्टेशंस अपनी सरकार से होनी चाहिए वो हैं उन्हें, और हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि वहाँ का यूथ आजकल पढ़ा लिखा यूथ है, वो सब लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, उसकी बात करते हैं। जो उनके नॉर्मल छोटे छोटे जो परेशानियाँ हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, बहुत छोटे छोटे, मतलब जो मुझे लगता है जिसके ऊपर मुझे लगता नहीं था कि बात भी करने की ज़रूरत है, वो भी वहाँ पर हैं। तो अगर हम वो छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, मुझे लगता है कि वो उसमें भी बहुत खुश हैं। बस बात ये है कि हमें उन तक पहुँचना है, एक रीचेबल होना चाहिए। एक कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपने जनता के बीच में जाने का इतना साहस रखना चाहिए, और वो तभी रख सकता है जब वो खुद मुझे लगता है कि कहीं काम करने की भावना से जाएगा, ना कि सिर्फ एक्सप्लॉइट करने की भावना से। मैम, कहीं ना कहीं अगर डेवलपमेंट की बात करूं, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करूं, कहीं ना कहीं 2014 से लेकर आज तक कहीं कहीं वो बस नारे ही सुनते आ रहे हैं। क्या अभी भी अच्छे दिन बाकी हैं? जी बिल्कुल, अच्छे दिन हैं और अच्छे दिन चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चल तो रहे हैं मैम, आएंगे कब? नहीं, देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो बहुत कुछ ऐसा था, ऐसा वक्त रहा है, ऐसा दौर रहा है। 370 हटा, उसके बाद दोबारा से हमें एक और नई पहचान मिली, फिर कोरोना आया, बहुत कुछ ऐसा रहा। डिस्टर्बेंसेस रही, कुछ सालों में हमारे जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंसेस रही, लेकिन अगेन आई वुड से कि इन डिस्टर्बेंसेस के बावजूद ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं, जो हुए हैं, जिसको हम कहते हैं कि हो रहे हैं काम। तो वहीं कहीं हमारे जो यूथ है उनकी भी बात होनी चाहिए थी, उनकी भी बातें आगे रखी जानी चाहिए थी, जो शायद हमारे जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है जहाँ फेल हो गई है। आई मस्ट से, आई शुड यूज़ दैट वर्ड, कि वो फेल हो चुके हैं। और लेकिन फिर भी मैं अगर बात करूं कि मोदी जी की और भाजपा की नीतियों की, तो शायद वहाँ पर कोई कमी नहीं है। क्योंकि अगर कोरोना में भी देखा जाए तो सारे काम छोड़कर मोदी जी ने सिर्फ लोगों की जान बचाने का काम किया था।
जी। लेकिन मैम कहीं ना कहीं जब मैं भाजपा और पीडीपी की कोalition गवर्नमेंट थी, लेकिन वो हमेशा ब्लेम करते थे पीडीपी नहीं ऐसा, लेकिन आप तो सेंटर में देखें, स्टेट में देखें, कहीं ना कहीं तो भाजपा ही रूल कर रही है ना। जम्मू कश्मीर में तो सरकार ही नहीं है और सेंटर में है, लेकिन सेंटर से लेने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर्स को कुछ बोलना तो पड़ेगा, मांगना तो पड़ेगा ना, कुछ कहना तो पड़ेगा, हमारी बात रखनी तो पड़ेगी, वरना क्या करना है सीएम बनाकर या एमएलएस बनाकर। छोड़ दीजिए, मोदी जी काफ़ी हैं अगर उन्होंने हर घर जाना है तो, हर एक गांव में अगर वो खुद ही ध्यान रखने के लिए बैठे हैं तो फिर बाकियों को करना क्या है। लेकिन अगर उन्हें जिम्मेदारी किसी को दी गई है जम्मू कश्मीर में या किसी भी स्टेट में अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो इनका काम है कि वो आगे तक बात रखें, वैसा फीडबैक दें। आप एक ही फीडबैक देते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में सब कुछ अच्छा है, सोने की चिड़िया है हमारा जम्मू कश्मीर। आप कितनी सारी बात रखते हैं जब सेंटर में जाते हैं? देखिए, मैं जो रख सकती हूँ मैं ज़रूर रखती हूँ, लेकिन मेरा काम कुछ और है और मेरा काम जो आपने रखे उसमें काम कितना हुआ? देखिए ज़रूर होगा। मैं अगर डेली वेजेस की बात करूं, रहबरे खेल की बात करूं, बहुत जल्दी इनके ऊपर डिसीजन होगा, ज़रूर होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि अक्टूबर में मैंने इनकी बात दिल्ली में रखी थी, होम में रखी थी, और डेली वेजेस और रहबरे खेल की, और इमीडिएटली मुझे लगता है 2-3 दिन में सबसे पहले तो डेली वेजेस के जो बहुत सारी सैलरीज जो थी वो 1500 लोगों की कई सालों से नहीं मिली थी और 2 दिन में उनकी सैलरीज उनको वापस मिल गई। और इसके अलावा अगर रहबरे खेल की बात करूँ, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, ये SRO 24 एंड ऑल सब लोगों की। तो एक हफ्ते में, अक्टूबर, पिछले साल अक्टूबर की बात कर रही हूँ जब मैं दिल्ली गई थी, और एक हफ्ते में चीफ सेक्रेटरी हमारे जम्मू कश्मीर के, उनको कहा गया था कि आप पूरा वो कंसाइज दीजिए कि हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर बजट कितना, बर्डन कितना बढ़ेगा, अगर कितना बजट बनता है अगर हम इन लोगों को रेगुलर या जो भी इनकी मांग है, जो भी रिस्पेक्टिव ऑफ जो उनका था इशू, तो उस वक्त एक हफ्ते में ये संज्ञान लेने की बात कही गई थी। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से रिपोर्ट भी दी, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद डीडीसी इलेक्शंस आ गए जिसकी वजह से सब कुछ रुक गया। डीडीसी इलेक्शंस के बाद में कोरोना दोबारा से यहाँ पर आ गया, तो दोबारा से वो प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं रुक गई। तो अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ दोबारा से कि उस प्रक्रिया को दोबारा से शुरू किया जाए। और अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं डिलिमिटेशन चल रहा है, इलेक्शंस की तैयारी भी चल रही है, लेकिन इसी दौरान मैं चाहती हूँ कि इन लोगों के साथ भी जस्टिस किया जाए। और मैम 18 माह से उनको डी अलाउंसेस वगैरह और सैलरी तक नहीं मिली, लेकिन आने वाले दिनों में अगर देखेंगे तो बड़ा एक त्यौहार भी आने वाला है, ईद उल अज़हा जिसको कहते हैं, लेकिन फैमिली की तरफ से कुछ डिमांड्स भी रहती हैं, अगर उनके पास होगा भी नहीं तो फिर वो कैसे डिमांड पूरी कर पाएंगे? मैं बिल्कुल आपकी इसी बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ, और मैं इसीलिए कह रही हूँ, जब मैंने इस बारे में बात लास्ट ईयर जब हमने किया था तो इनकी कई साल की जो सैलरीज थी वो 2 दिन में मैंने रिलीज ज़रूर करवाई थी। ये 2 दिन में हुआ था, जिस दिन मैंने ये बात रखी थी उसके 3rd डे सैटरडे को रखी गई थी और मंडे को इनकी सैलरीज रिलीज़ हो गई थी। और 1500 से 1700 लोग थे जिनकी सैलरीज रिलीज़ की गई थी। और इसके बाद जो पूरा संज्ञान लिया गया चीफ सेक्रेटरी साहब से, सेंटर ने लिया कि हमारे ऊपर कितना बर्डन कितना बढ़ेगा और बजट कितना आता है अगर हम इन सब लोगों की मांग पूरी करते हैं। तो ये सारा कुछ हुआ, और मैं चाहती हूँ कि अब वो जो वहाँ पर किसी भी वजह से रुक गया था उसको दोबारा से हम फॉलोअप में उसमें लाएं और दोबारा से वो शुरू किया जाए। एंड आई थिंक ये उनका हक है, जस्टिस किया जाए, जो चीज़ नहीं हो सकती उन्हें साफ मना कर दिया जाए कि ये नहीं हो सकता, ताकि वो और कोई रास्ता ढूंढें अपने लिए, या जो भी काम करना चाहते हैं वो और कुछ करें, और अगर हो सकता है तो इमीडिएटली उनके ऊपर डिसीजन लिया जाए। बात करें अगर डॉक्टर्स की, कोरोना काल में पूरी तरह कोरोना वॉरियर्स की तरह उतरे हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ देखे होंगे डेंटल डॉक्टर जो हैं रोडों पे आए बूट पॉलिश करते हुए और कुलचे देखिए कुलचे बेचते वो सब तो चलो अलग बात है। मैं मानती हूँ कि उनके साथ भी इनजस्टिस हुआ है, उसकी वजह यही रही है। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, वही कोरोना, वही 370 और बहुत कुछ, और मतलब सरकार नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो इसकी इस सरकार ना होने के अभाव में भी ये एक फैक्टर रहा है ये भी कि इस तरह की रिक्रूटमेंट्स नहीं हुई हैं, अभी तक कोई ऐसा पोस्ट नहीं निकाली गई हैं। लेकिन फॉर श्योर ये होगा, ऐसा
ऐसा नहीं है कि होने वाला नहीं है। उनकी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, मैं उनको कहीं से भी नाजायज़ नहीं कहती। बाकी रही बात वो कुलचे बेचने वाली, तो मुझे लगता है कि जो लोग कुलचे बेच रहे हैं और जो लोग सब्जी बेचते हैं वो कोई गलत नहीं है, वो कोई छोटे बड़े ऐसा कुछ नहीं होता। मैं किसी में भेदभाव नहीं करना चाहती। तो हम कभी भी ये बात ना करें कि हम डॉक्टर हैं या मैं पॉलिटिशियन हूं तो मैं कोई और काम नहीं कर सकती। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी चीज़ को किसी के साथ कंपेयर करना चाहिए। काम सब एक बराबर होते हैं। आप ईमानदारी से करें, कुछ भी करें। हाँ, आपने पढ़ाई की है, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्रूटमेंट्स हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने सरकार से हैं, वो ज़रूर पूरी हों। लेकिन अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन जल्दी आने वाले हैं। कब मैम? वही तो पूछ रहा हूँ, कब, कितना जल्दी? अच्छे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप देखिए, डिलिमिटेशन हो रहा है जम्मू के साथ या कश्मीर के साथ, कहीं पर भी कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा। हमेशा इसको सियासत के साथ मत जोड़ें। मैं अनएम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ। वही बात कर रही हूँ। देखिए, अच्छे दिन ये तो एक हमारा भाजपा का आपने बात कर दी, वरना अच्छे दिन हमेशा हर जगह तभी आते हैं जब वहाँ पर इक्वालिटी की बात हो, जब वहाँ पर बिना कोई भेदभाव के किसी के भी हक के रखने की बात होती है। तो ये जो डिलिमिटेशन या फिर जो चुनाव की आगे हम अग्रसर हो रहे हैं, ये सारी बातें जो हैं ये अच्छे दिन के ही और हमें लेकर जा रही हैं। एंड आई एक्सपेक्ट एंड कि मतलब बहुत जल्दी चुनाव भी हो जम्मू कश्मीर में और लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव मिले, ताकि जो सड़क पर बैठे हैं उन्हें सड़क पर बैठने की ज़रूरत ना पड़े। और बहुत ज़रूरत है इस वक्त इलेक्शंस की। इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर को सरकार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। कश्मीर में जाते हैं आप, कश्मीर के लोगों के साथ आपको बहुत प्यार हो गया, लेकिन मैम हित्ता पीर पंचाल की अगर बात करें, वो लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी दोबारा से मेरे को दिल्ली जाना है एंड डेफिनेटली उसका भी मेरा शेड्यूल है। आके मैं वापस वहाँ पर जा रही हूँ एंड जो भी लोगों की बात होगी मैं उसको भी वहाँ पर रखूँगी। एंड आई मस्ट से कि आज का जो यूथ है और आज के जो भी मतलब यूथ क्या सब लोग ही इस बार जब आप इलेक्शन पे वोटिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को सर पे मत चढ़ाइए। वो आपके लिए काम करने के लिए आ रहा है। आप एक गली बनती है यहाँ पर 1 लाख रुपए की और 25,000 30,000 आप सिर्फ एक अपने एमएलए को वहाँ पर इनवाइट करने में लगा देते हैं। तो मुझे बताइए आप उस गली में लगा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर ने भी खाना खाना है, जाहिर सी बात है। तो उस 1 लाख रुपए में लोग क्या खाते हैं? क्या क्या लगाया होगा? तो प्लीज़ उनको काम करने दीजिए। अपने अपने एमएलए को सर पे मत चढ़ाइए, काम करने दीजिए। वो कोई घर से आपके लिए कुछ नहीं दे रहा, सब कुछ आपका है। सरकारी पैसा सरकारी ढंग से अगर जनता के ऊपर लग रहा है तो ये उनका काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। कोई एहसान नहीं कर रहा। आजकल लोगों ने लीडर्स को बहुत सर पे चढ़ा दिया है, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। इज्जत देना अच्छी बात है। अगर कोई अपना काम ईमानदारी से करता है आप उसको अप्रिशिएट ज़रूर करिए, उसकी इज्जत दीजिए, हर किसी को दीजिए। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि उसके बाद में वो आपकी बात सुनना ही बंद कर देता है बनने के बाद में फिर आप उसे ढूंढते रहते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखिए। अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें बहुत ध्यान से चुनिए, क्योंकि ये आपके देश के फ्यूचर का सवाल है। मैं कहूँगी कि अपने भी बात छोड़िए, ये आपके देश की डेवलपमेंट का सवाल है। तो अपने देश के बारे में सोचकर अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है उसे चुनिए। मैम आखिरी सवाल यही रहेगा, आप कश्मीर में जाते हैं मैम, कहीं ना कहीं जो रूमर्स अफवाहें होती हैं, कहीं डर तो नहीं लगता आपको जाने में, एक महिला होने के नाते? नहीं, कोई डर नहीं लगता। डर क्यों लगेगा? अगर आप अच्छा काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आप कभी डर नहीं सकते। किसी के डरने की ज़रूरत क्या है? डरता वो इंसान है जिसने कभी कुछ गलत किया होता है और वो लोगों को भी पता होता है। तो लोग कहीं ना कहीं वहाँ पर दर्शा ही देते हैं अपना गुस्सा। वहाँ का क्या अच्छा लगा, क्या खास लगा आपको मैम? सब कुछ अच्छा लगा। कश्मीर में क्या ऐसी बात है जो आपको खास ना लगे? वहाँ का मौसम, हर एक चीज़, वहाँ के लोग, देखिए जिस तरीके से वो प्यार देते हैं, जिस तरीके से वो इज़्ज़त देते हैं आपको, वो सब कुछ बहुत अच्छा है। बस अब हमारा काम है कि हम जो हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं वो हम उन्हें दें। एक यूनिवर्सल लॉ है, जब हम कोई चीज़ किसी को देते हैं तो उसी तरीके से वो वापस भी आती है। तो अब उन्होंने जो इज़्ज़त देनी थी, जो यकीन दिलाना था, उन्होंने दिलाया है। अब हमारा काम है कि हम उनके उस यकीन को किस तरीके से बरकरार रखते हैं और हमारा जो काम है उनके प्रति जो हमारी ड्यूटीज़ हैं हम उन्हें परफॉर्म करें। दैट्स इट।
मैम आखिर में क्या मैसेज देना चाहोगे जम्मू कश्मीर की आवाम को, जनता को, और ईद उल अजहा का जो मौका आ रहा है उस पर? जी, ईद उल अजहा के लिए मैं यही कहूँगी कि ये बहुत खुशियों से मनाएं इस त्यौहार को और अपने इस भाईचारे को मेंटेन करके रखें। एंड वन थिंग मोर, मैं जम्मू और कश्मीर दोनों को ये कहना चाहूँगी कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो सियासती लोग, जो पॉलिटिशियन सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को कहीं बढ़ाने के लिए आपका यूज़ करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रिलीजन हो चाहे कुछ भी हो। तो इन बातों में ना आइए। आज मुझे नहीं लगता वो वक्त रहा है जब आज सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, हर एक रिलीजन के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और हम एक दूसरे के रिलीजन की, एक दूसरे की आस्था का हम सम्मान करें। बस तो खुशियाँ हर जगह दिखाई देंगी और अगर खुश हैं आप तो डेवलपमेंट भी होगी। और यही हमारा देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हर कुछ किलोमीटर्स के बाद आपको भाषा, रहन सहन सब कुछ अलग मिलता है, लेकिन फिर भी भाईचारा यहाँ पर मेंटेन्ड है और उसी भाईचारे को रखिए। और जम्मू कश्मीर के साथ, मैं दोनों ही रीजन्स के साथ, ये एक मेरा वादा है कि मैं कभी भी कोई भेदभाव होने नहीं दूंगी और जहाँ पर भी मेरे से कुछ भी जो भी एक्सपेक्ट किया जाता है करेंगे, चाहे मेरी पार्टी हो चाहे मेरी जनता हो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम। थैंक यू सो मच, अपना कीमती समय दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अदिति शर्मा जी। आपने ये पूरी जो गुफ्तगू सुनी होगी, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी लगेगी। ऐसे ही मज़ीद अपडेट के लिए आप जुड़े रहें जेके रिपोर्टिंग टाइम के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।